नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान एक बार फिर आप लोग के सामने पॉलिटिक्स का एक दूसरा चैप्टर प्रस्तावना लेकर आया हूं। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज आप जो ये व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं सब लिखा हुआ, मात्र 20 या 25 मिनट में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि और इस प्रस्तावना में क्या है, क्या चीजें हैं, प्रस्तावना कहाँ से आया है, इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, या प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा जाता है, और प्रस्तावना में जो शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ क्या हैं, क्या मायने हैं, इससे किस कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, डाट डाट कर करके अंत में आ जाता है 26 नवंबर 1949। अंत हमारा यहाँ पर हो जाता है कि यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत हमारी होती है हम भारत के लोग से और यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाता है। और बच्चे करते क्या है, शुरू में इसे पूरा डिटेल पढ़ते नहीं, सिर्फ शुरू के शब्दों को देखते हैं, स्किप कर जाते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ लिख दिया हूँ और इस लिखे हुई चीज को इतनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि लिखा हुआ है, कब मुझे याद हो गया आपको खुद नहीं पता चलेगा। जो है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यहां से तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है और 26 नवंबर 1949 यहाँ पर आकर के खत्म हो जाता है और बीच में आ जाता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ये पूरा दिया गया। अब इसमें ये जो शब्द हैं जो हम अंडरलाइन किए हैं, इन्हीं शब्द के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि इसे चर्चा करने से पहले प्रस्तावना की पहले की बात को हम जाने की प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना क्या है? संविधान के भी सभी मूल आदर्श शब्द प्रस्तावना में निहित कर करके संविधान में समायोजित किया गया है, वही प्रस्तावना कहलाता है। यानी जिसके माध्यम से संविधान के मूल आदर्शों को जिसके माध्यम से संविधान में समाहित किया गया वही प्रस्तावना कहलाता है। अच्छा, इसे उद्देशिका क्यों कहा जाता है, इसे देख लें हम थोड़ा सा। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जब संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाए, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या किया जाता है, पास कर दिया जाता है। अब उसी उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यह प्रारूप देते हैं कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, तो उसी समय ये मानते हैं कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है या प्रस्तावना है उसका भी अंतिम चरण चल रहा था। तो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना भी तैयार हो गया था। तो हालांकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसे उसी दिन अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत क्यों किया गया था और लागू कब किया गया था, इसके बारे में चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो प्रस्तावना इसलिए इसे हम उद्देशिका कहते हैं क्योंकि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे उसी के आधार पर इसका नाम उद्देशिका भी कहा जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यह प्रस्तावना
कहां से लिया गया है, किस देश से इस प्रस्तावना को लिया गया है। तो यह जो प्रस्तावना है बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। कुछ लोग कह देते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, कुछ लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से। इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि यह जो प्रस्तावना है यह अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन जो प्रस्तावना है वह कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई होंगी कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और उसकी भाषा को कहां से लिया गया है? वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, अब जो ये प्रस्तावना में जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, और इसमें जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं इसकी व्याख्या मैं आगे कर रहा हूं, जो कि आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा और आनंद आएगा। और आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके आगे मैं जो ये बताऊंगा इसे आप ध्यान से समझ जाएंगे तो इस चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। और प्रस्तावना में क्या कहा गया है, प्रस्तावना के क्या उद्देश्य थे उसे समाहित करने के, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। और संविधान में क्या क्या चीजें कैसे दी गई है उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। अब इसी प्रस्तावना को अच्छे ढंग से समझने के लिए हमेशा जैसे देखने के बाद ये देख लेते हैं तो देखने के बाद माइंड ये होता है चलो यार इतना क्या पढ़े। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं प्रस्तावना को यहाँ वर्गीकृत कर दिया हूं, कुछ वर्गों बांट दिया। प्रस्तावना को 3 कैटेगरी दे दिया हूं। प्रस्तावना को मैं 3, पहला संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, और दूसरा स्वरूप, संविधान का स्वरूप कैसा है, और उद्देश्य। यानी ये जो लिखा गया है, टेक्स्ट टाइप लिखा गया है, इसी प्रस्तावना में संविधान का कैसा स्वरूप होना चाहिए, संविधान के क्या उद्देश्य होने चाहिए, और संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है, ये सारी चीजें इसी में समाहित की गई हैं। इसी को मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि संविधान के स्रोत क्या है। संविधान के स्रोत से तात्पर्य है कि संविधान को शक्ति कहां से मिलती है। तो हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता के द्वारा संविधान को शक्ति मिलता है। वैसे प्रशासनिक व्यवस्था में देखा जाए तो संविधान सबसे ऊपर है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन संविधान को शक्ति प्रदान कौन करता है? भारत की जनता, हम भारत के लोग जब इसे क्या करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं। और यही संविधान पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। तो हम भारत के लोग से तात्पर्य समझ में आ गया होगा कि यह संविधान का मुख्य रूप से स्रोत है। कि हम भारत के लोग क्यों कहा गया है कि हमारे द्वारा ही क्या हुआ है? संविधान को शक्ति प्रदान की गई है। अब दूसरा है प्रस्तावना में संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इस चीज को दिखलाया गया कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस चीज को इस 5 शब्दों में बताया गया है। इस 5 शब्दों के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अब यहाँ लिखा गया था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5। ये 5 जो शब्द हैं यही भारतीय संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। तो इसी 5 शब्दों का हम अर्थ यहाँ बता रहे हैं। संविधान का स्वरूप जो है उसमें जो पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसे हम संप्रभु राष्ट्र भी कहते हैं। तो इस शब्द का तात्पर्य यह है, भारतीय संविधान के स्वरूप में जो पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह शब्द यह दर्शाता है, यह बतलाता है कि ये हमारा जो देश है, हम जो भारत है, अब यह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है। अब किसी बाहरी शक्तियों के माध्यम से हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। हम जो अपना निर्णय लेंगे, चाहे वह हमारी आंतरिक गतिविधियों का निर्णय हो या बाहरी गतिविधियों का निर्णय हो, चाहे विदेश नीति हो या कुछ हो, उसका जो निर्णय लेंगे वह हम स्वयं लेंगे।
यानी हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हो चुके हैं, यह चीज दर्शाता है। दूसरा शब्द है समाजवादी। दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी। आज विभिन्न पार्टियां समाजवादी के नाम पर ढेर सारी चर्चाएं चलती हैं, हालांकि हम उस पर नहीं चलेंगे, वो अलग मुद्दा हो जाएगा। समाजवादी का तात्पर्य असल में देखा जाए तो सभी वर्गों को एक समान रूप में लेकर चलना, उसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, विषयवाद, ये सारी चीजों को भूलकर सभी लोगों को एक समान देखते हुए आगे ले चलना, किसी को विशेष दर्जा नहीं देना, विशेष मान सम्मान नहीं देना, सबको एक समान। जैसे यूरोप में कार्ल मार्क्स जो थे, वहां पर जब कार्ल मार्क्स जिन्होंने समाजवादी की व्याख्या की, उन्होंने वहां पर गरीब और अमीर वर्गों में समाजवाद की बताएं कि वे ये बताएं कि वहां पर जो समाजवाद हुआ वह संघर्ष के माध्यम से लोगों में समाजवाद होता है। लेकिन यहाँ का जो भारतीय समाजवाद है, पंडित नेहरू जी और महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। पंडित नेहरू और महात्मा गांधी जी के विचारों से यह हमारा समाजवाद प्रेरित है। यह कहता है कि हम सभी वर्ग के लोगों को एक साथ ले चलेंगे, प्रेम के भाव से, सद्भावना के साथ ले चलेंगे, न कि संघर्ष के माध्यम से। इसका तात्पर्य हुआ कि हम भारत के लोग भारत के सभी वर्गों को क्या करेंगे? एक समान तरीके से एक साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, अब तीसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से क्या? धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि हमारे राज्य का, हमारे राष्ट्र का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। जो धर्म होगा वह हमारी जनता का होगा, और इस धर्म में राष्ट्र एकदम जरा सा भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्र धार्मिक मामलों में राष्ट्र को हस्तक्षेप नहीं करना है। यह पंथ निरपेक्ष दर्शाता है। अब अगला है लोकतंत्रात्मक। यह क्या? लोकतंत्र, जैसा कि आप लोकतंत्रात्मक, हमारा राष्ट्र क्या है? लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यानी हम यहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था चलनी चाहिए। जो एक डिफिनेशन है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, आप उसे याद कर सकते हैं कि यह जनता का शासन है। यहाँ पर जनता के माध्यम से राजा का चुनाव होता है, और वह राजा को जो शक्ति प्रदान होती है जनता के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसीलिए कहा गया कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ये थोड़ा सा डेफिनेशन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस चीज को आप समझ जाइए। लोकतंत्रात्मक हो गया। अगला है गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य या गणतंत्र। अच्छा, गणराज्य देखिए, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों में बड़ा माइनर डिफरेंस है, अंतर है। जो इसमें जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन जो होता है, गणराज्य यह कहता है एक राजतंत्र होता है, एक गणतंत्र होता है। राजतंत्र में क्या होता है? राजा जो कि आनुवंशिक तरीके से उसका चुनाव होता है, राजा का बेटा ही राजा जब हो तो उसे राजतंत्र कहते हैं। लेकिन गणतंत्र यह कहता है कि जो राष्ट्र का मुखिया हो उसका चुनाव आनुवंशिक न होकर करके जनता के द्वारा उसका चुनाव किया जाए, वही कहलाता है गणराज्य। वही क्या कहलाता है? गणराज्य या गणतंत्र। यानी राजा का चुनाव आनुवंशिक न होकर करके जनता के द्वारा किया जाए। तो इस 5 शब्दों के द्वारा हम संविधान के स्वरूप को समझ जाते हैं कि हमारा संविधान कैसा है। यही कहता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को। अब देखिए यहाँ पर ये जो शब्द दिए हैं, 1 2 3 4, ये सब जो शब्द हैं, ये सारे शब्द अब हम संविधान के उद्देश्य को दर्शाएंगे कि संविधान जो का उद्देश्य क्या होना चाहिए। संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो संविधान का पहला उद्देश्य है कि सबको न्याय मिले।
देश के सभी वर्ग को, सभी व्यक्तियों को क्या हो, न्याय मिले। और वह न्याय किस स्तर पर होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर होना चाहिए, आर्थिक स्तर पर होना चाहिए और राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। यानी न्याय व्यवस्था किस आधार पर, न्याय व्यवस्था सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर दिया यानी कहने का मतलब समाज में सबको एक समान न्याय मिले, वह आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो। यह इसका पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य स्वतंत्रता। यह कहता है कि भारत के सभी लोगों को ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की जाए जिससे कि वह अपना स्वयं का विकास कर सके और अपना ऐसा विकास करे कि वह देश के विकास में भी सहयोग अपना सके। ऐसा विकास न कर ले नेताओं जैसा कि जैसे आजकल के नेता के हैं 10वीं 9वीं फेल होकर करके IAS PCS पर रौब झाड़ रहे हैं। ऐसा विकास नहीं होना चाहिए। और इसमें कहीं न कहीं हमारे देश की जनता की भी गलतियां होती हैं। हम एक योग्य नेता नहीं चुनते हैं, जिसके कारण हमें ऐसे ही टुटपंजुए नेता मिल जाते हैं। तो हम लोगों को, पढ़े लिखे वर्ग को, समाज को जगाने का भी कार्य करना चाहिए कि हमें अपना नेता कैसा चुनना चाहिए, एक योग्य नेता चुनना चाहिए। तो ऐसे ये हो गया स्वतंत्रता। अगला है समता। समता का मतलब वही सामाजिक या समाजवादी से तात्पर्य है कि सबको एक समान लेकर के चलें। अब ये है गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। अगला उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा। जैसा कि जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के गरिमा की बात कही गई है कि व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का भी अधिकार होना चाहिए। अनुच्छेद 21 में यह बतलाया गया है कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण अपना जीवन जीने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यह भी उद्देश्य होना चाहिए। अगला है राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारत जैसा कि आप जानते हैं विविधता में एकता वाला देश है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक देख लें तो क्या है, विविधता में एकता वाला देश है। और हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को भी हम बनाए रखें। यह उद्देश्य भी होना चाहिए। और अगला उद्देश्य है बंधुता। यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जब हम ये 5 कार्य पूरा कर लेते हैं, गणराज्य तक हो गया, तो बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, विचार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होना चाहिए, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ये तत्व द्वारा इसे संविधान को अंगीकृत किया जाता है। तो बंधुता बढ़ाने के लिए भी संविधान में प्रावधान दिया गया कि भाईचारा बढ़े, लोगों के बीच में बंधुता बढ़े। तो इस प्रकार इस चार्ट के माध्यम से हम इस प्रस्तावना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रस्तावना में संविधान के स्रोत, प्रस्तावना कहाँ चालू होता है, हम भारत के लोक से चालू होता है, 26 नवंबर 1949 पर आकर के खत्म हो जाता है। अच्छा, ये तो जो प्रस्तावना बन कर करके हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या होता है, संविधान में जुड़ जाता है। अब आता है बेरुवारी संघवाद। यह जो बेरुवारी संघवाद है, ये बेरुवारी संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय, हमारा सुप्रीम कोर्ट 1960 ईस्वी में जो बेरुवारी संघवाद होता है, संघवाद विवाद में 1960 ईस्वी में हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वह कहता है कि यह जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केरल विवाद में, केशवानंद भारती केरल विवाद 1973 में यह अपने ही आदेश को पलट देता है और वह कहता है कि नहीं, यह जो प्रस्तावना है यह संविधान का ही भाग है। सुप्रीम कोर्ट कहता है 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केरल विवाद में कहता है, मानता है कि यह प्रस्तावना क्या है, संविधान का ही
भाग है। अच्छा, जब संविधान का भाग प्रस्तावना है, जैसा कि संविधान में परिवर्तन होते रहते हैं। पहले तो जब वेरवारोई संघवाद में कहा गया कि प्रस्तावना का भाग, ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन केशवानंद भारती केरल विवाद 1973 में यह मान लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं भाई, प्रस्तावना संविधान का अंग है। जब संविधान का अंग है तो प्रस्तावना में भी तो परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन प्रस्तावना में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे को बिना छेड़छाड़ किए, यानी प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बाकी अगर कहीं परिवर्तन करने योग्य हो तो हम उसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब यह हुआ, तो जब संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन जब आया, 42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है। तो जब प्रस्तावना में परिवर्तन हुआ, तो जब संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, तब प्रस्तावना में 3 नए शब्द जुड़ जाते हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यही तीनों शब्द क्या होता है, जुड़ जाते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द क्या होते हैं, प्रस्तावना में अलग से आकर के जुड़ जाते हैं। इस प्रकार हम इस संविधान, अच्छा इसमें कुछ और चीजें छूट रही हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि संविधान की आत्मा क्या, संविधान की आत्मा हम किसे कहेंगे। तो अगर बिना नाम दिए पूछ दे कि संविधान की आत्मा हम किसे कह सकते हैं, तो संविधान की आत्मा आपका प्रस्तावना कहलाती है। प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पर ये दे दे कि किसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया, किसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया, तब आप कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह बतलाया गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, आत्मा है, जो कि 32वें अनुच्छेद में यह बात कही गई है। 32वें अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह बतलाया गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का क्या है, आत्मा है। अगर बिना नाम लिए पूछे कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं, संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना है। नाम लेकर पूछे, कौन कहा, भीमराव अंबेडकर जी, 32वें अनुच्छेद में। तो इस प्रकार हम इसे पूरे प्रस्तावना को एक सीरीज वाइज देखें कि जो हमारा हम भारत के लोग से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को खत्म होता है। इसके बीच में इस जो डॉट डॉट हम दिए हैं, इस डॉट डॉट के बीच में जो शब्द आए हैं उसका एक्सप्लेन हम यहाँ पर ग्राफ बना करके कर दिए हैं। अब इस ग्राफ के माध्यम से अगर आप एक ग्राफ को एक बार कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे तो इसके बीच में जो सारी चीजें दी गई हैं उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। वैसे पढ़ाने के लिए तो ढेर सारे अध्यापक गण पढ़ा रहे हैं, लेकिन कम समय में सारांश निकाल कर करके जहां पर मिल जाए वही बेस्ट है। क्योंकि आज के समय में कोई भी ज्यादा लेंदी नहीं देखना चाह रहा है, उसे एक कहानी के माध्यम से सोर्स पता चल जाए, उसे ऑब्जर्व कर ले, बस इतना ही लोगों को चाहिए। तो आप लोगों के आवश्यकता के अनुसार इस प्रस्तावना चैप्टर को मैं कलेक्ट कर करके समाहित कर करके आप लोगों को मैं बताया। तो एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।